हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मौज बहार। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 5 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर फाउंडेशन लेवल पे है उसकी हमने 5 क्लासेस पढ़ ली है। और लास्ट क्लास में आपको याद हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था लास्ट क्लास में। टाइप ऑफ कंपनीज था। और टाइप ऑफ कंपनीज में लास्ट क्लास में हमने एक तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज के बारे में पढ़ा था। सेक्शन 2 क्लॉज 46 में होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ा था, और सेक्शन 2 क्लॉज 87 में सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा था। और देन हमने फाइनली फिर एसोसिएट कंपनी के बारे में पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। सो ये हमने लास्ट क्लास में 3 कंपनीज के बारे में पढ़ा था, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। बट अभी कितने तरह की कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनीज में हम चल रहे हैं। टाइप ऑफ कंपनीज हमने कितने कवर कर ली है? सबसे पहले हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। देन हमने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। देन हमने ओपीसी कंपनी के बारे में पढ़ा, 1% कंपनी के बारे में। देन हमने होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ा। देन हमने सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा। देन हमने एसोसिएट कंपनी के बारे में पढ़ा। सो आगे बेटा जो भी इस आपके चैप्टर में रेस्ट ऑफ द कंपनीज है, आज उसके बारे में हम कंप्लीट। तो टाइप ऑफ कंपनीज का पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हमारी बची हुई कंपनीज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 45। अच्छा, ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? तो आपने सुना होगा जी, फलाना फलाना कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, फलानी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? तो बेटा जब मैंने पहली क्लास ली थी टाइप ऑफ कंपनीज की, तो मैंने आपको ये बताया था, अगर हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करें, अगर हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की पास बात करें कि रजिस्ट्रार के पास कितनी तरह की कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो रजिस्ट्रार के पास प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है जी। बाकी जो भी हम पढ़ेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये रिलेशन है। मुझे एक बात बताइए, लास्ट क्लास में मैंने आपको होल्डिंग सब्सिडरी को बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया, सारी एनालिसिस हमने इफ एंड बट की है। बट कहीं पर भी आपने गौर किया कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कोई एंटिटी थोड़ी है बेटा अपने आप में। वो या तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। होल्डिंग कंपनी में भी प्राइवेट लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी में भी पब्लिक लिमिटेड, सेम सब्सिडरी कंपनी के साथ हो सकता है। सब्सिडरी कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि बेटा होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन कैसे आता है? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर ले, या मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर ले। वहां पर कोई रजिस्ट्रेशन की बात थोड़ी थी, कंपनी ऑलरेडी पहले से चल रही थी, एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, और दूसरी कंपनी ने क्या करा, उस कंपनी की एक्विजिशन कर ली, शेयर एक्वायर कर लिए। सो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ गया। सो होल्डिंग सब कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एक रिलेशनशिप था बेटा कंपनीज के बीच में। ऐसी हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, और यहां पर हम पढ़ेंगे कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन बन रहा है। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में रिलेशन किसके बीच में था? होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में जो होल्डिंग सब्सिडरी था, वो रिलेशन बिटवीन कंपनीज आ रहा था। आज गवर्नमेंट कंपनी का जो रिलेशन है वो आएगा गवर्नमेंट एंड कंपनी के बीच में। डिफरेंस समझना, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन किसके बीच में था? बिटवीन कंपनीज। और गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन किसके बीच में आएगा? गवर्नमेंट एंड कंपनी के बीच में। कैसे सर? तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डेफिनेशन देखिए। सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 45। और सारी की सारी डेफिनेशन कहां दी है? सेक्शन 2 में दी है। ए गवर्नमेंट कंपनी मींस ए कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? मींस ए कंपनी इन विच 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल। एक ऐसी कंपनी बेटा जिस कंपनी में 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, जिस कंपनी की 51% या उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और बाय द पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। ध्यान से सुनिए, अगर किसी कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी, अगर किसी भी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, या दो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर किसी भी कंपनी की मोर देन 51% या 51% पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर लेते हैं, कि तो किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट ने 51% और उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर रखी है, तो जिस भी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल
51% और मोर है गवर्नमेंट की, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। आगे इट में बी ऑल्सो नोटेड दैट सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, अब उस कंपनी की जो गवर्नमेंट कंपनी है उस कंपनी की आगे कोई सब्सिडरी कंपनी है, शैल ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी दो तरह की होगी बेटा, पहला गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी, फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी वो होगी जिस कंपनी में 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, जिस कंपनी में 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोथ होल्ड कर रहे हैं या दो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, और दूसरा उस गवर्नमेंट कंपनी की कोई आगे सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। तो बेटा ये डेफिनेशन को नीचे फ्लो चार्ट से समझाया गया नीचे, और मैं ये फ्लो चार्ट विद एग्जांपल आपको समझाता हूं। तो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड क्या है, गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45, और क्या बोला गया, गवर्नमेंट कंपनी मींस, गवर्नमेंट कंपनी means and includes, गवर्नमेंट कंपनी मींस में बोला है, गवर्नमेंट कंपनी मींस ए कंपनी इन विच 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, या फिर बाय 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। और दूसरी तरफ बोला गया बेटा इंक्लूड्स में ए कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ए कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट company shall also called as government company। हाँ जी, ये बेटा डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। अब ध्यान से समझिएगा सेक्शन 2 क्लॉज 45 की डेफिनेशन क्या बोलती है। तो पहले तो बोला गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है, मींस ए कंपनी, यहाँ पर ए कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी, एक कंपनी जिसमें 51% है उससे ज्यादा, 51% उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और बाय 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा बोला है कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल ऑल्सो बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। सो दो तरह से गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन आता है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो है एबीसी लिमिटेड, और बेटा उसमें उस कंपनी में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर या फिर 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। इस एबीसी लिमिटेड कंपनी में मुझे बताइए एबीसी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है? सर नाम से पता लग रहा है पब्लिक कंपनी है। तो अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों या 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर ले, इस कंपनी में एबीसी लिमिटेड में 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल अगर इसकी एक्वायर कर लेते हैं, अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड की 51% पेड अप शेयर कैपिटल या मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है, कुछ इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखी है, और या फिर 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखी है। सो जो बेटा एबीसी लिमिटेड है इसको माना जाएगा ये कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% और मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल का स्टेक लगाओ जिस कंपनी में, उस कंपनी को बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। बट बाय इनकॉर्पोरेशन ये कंपनी कौन सी है, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है। इनकॉर्पोरेट कैसे हुई है, एज पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बच्चों ये,
और मानी क्या जा रही है, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और कंपनीज एक्ट में बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन दे रखी है। याद करिए मैंने आपको बताया था पब्लिक कंपनी के ऊपर एक्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक्ट लीनियंट रहता है, कम स्ट्रिक्ट होता है। आज हम गवर्नमेंट कंपनी पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक्ट और ज्यादा क्या हो जाएगा, लीनियंट हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी को बहुत सारी एग्जम्पशन दी गई गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर हमने मीन्स का बेटा पढ़ लिया कि ए कंपनी यहाँ पर कौन हो सकती है, ए कंपनी यहाँ पर कौन है बेटा, मेरे वाले एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड हो सकता है। इस लिमिटेड को मैं क्या कर दूं, प्राइवेट लिमिटेड कर दूं। तो ये लिमिटेड भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड भी। तो मेरी ए कंपनी कौन सी हो सकती है, ए कंपनी मेरी कोई भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी। तो ये ए कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कोई पब्लिक कंपनी, कोई भी हो सकती है, जिसमें 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल किसकी है, गवर्नमेंट की। इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात आगे ध्यान से सुनिए। अब बेटा ये जो एबीसी लिमिटेड है ना, इसने क्या कर रखा है, आगे एक और कंपनी है बेटा पीक्यूआर लिमिटेड। इस पीक्यूआर लिमिटेड में इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने क्या करा है, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर की है। हाँ जी, पीक्यूआर लिमिटेड की मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर किसके पास है, एबीसी लिमिटेड कंपनी के पास है। याद करिए बेटा, मैं ये बात तो मैंने आपको होल्डिंग सब्सिडरी में पढ़ाई थी कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग एक्वायर कर ले, सो कंपनी जो मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। और जिसमें एक्वायर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। तो यहां तक तो बेटा किसी को डाउट नहीं होगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ये तो बिल्कुल इजी था। तो एबीसी लिमिटेड कंपनी कौन सी है, होल्डिंग कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड की। क्यों, एबीसी लिमिटेड के पास मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर है पीक्यूआर लिमिटेड का। सो पीक्यूआर लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी, एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी। अब इधर देखिए बेटा क्या पढ़ा हमने, ए कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट की सब्सिडरी है। अच्छा, यहां पर पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है, एबीसी लिमिटेड की। और वो एबीसी लिमिटेड क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। एबीसी लिमिटेड क्या है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो कह रहे हैं कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कौन सी होगी, पीक्यूआर लिमिटेड शैल आल्सो बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। इसे भी क्या क्या नाम देंगे बेटा, गवर्नमेंट कंपनी का नाम देंगे। समझ आ गई बेटा बात, पक्का। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ये मींस जो मैंने पढ़ाया था कि ये कंपनी जिसमें 51% उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट की होती है। और जो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनाकर बताया ये मैंने इंक्लूड्स का आपको एग्जांपल दिया। और डेफिनेशन मैंने दो ही पार्ट्स में पढ़ाई थी आपको, एक मींस वाले पार्ट से और एक इंक्लूड्स वाले पार्ट से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया बच्चों। एक बार दोबारा से देखते हैं होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पहले तो लिखी कहां पर है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है। और गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दो पार्ट्स में, एक पार्ट मींस वाला है, एक पार्ट इंक्लूड्स वाला है। जो पार्ट बेटा मींस वाला है उसमें क्या बोला गया, ए कंपनी इन विच 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें 51%, 51% पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज्यादा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है, या फिर 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सो किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का अगर 51% पेड अप शेयर कैपिटल हो तो वो कंपनी क्या मानी जाती है, गवर्नमेंट कंपनी। और दूसरा, अगर उस गवर्नमेंट कंपनी के आगे इंक्लूड्स में क्या पड़ा, उस गवर्नमेंट कंपनी के आगे कोई सब्सिडरी कंपनी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। और बेटा ये ए कंपनी कौन सी हुई, अगेन यहाँ पर ए कंपनी कौन सी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। अच्छा, एबीसी लिमिटेड मेरे एग्जांपल में गवर्नमेंट कंपनी बनी बिकॉज गवर्नमेंट ने 51% पेड अप शेयर कैपिटल इसमें एक्वायर कर ली। और एबीसी लिमिटेड के आगे पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी थी, तो गवर्नमेंट की सब्सिडरी गवर्नमेंट मानी जाती है। तो बेटा ये ए कंपनी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये सब्सिडरी कंपनी। और ये सब्सिडरी कंपनी मैंने एग्जांपल में पीक्यूआर लिमिटेड लिया, पब्लिक कंपनी ली है, हो सकता है मैं पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कर दूं। तो यहाँ पर ए कंपनी कौन सी हो सकती है, ए कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। एक लास्ट चीज बेटा जो बता देता हूं, जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है,
आप बोलोगे सर गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्टमेंट करती है? भाई जैसे आप एक इंडिविजुअल पर्सन आप अपनी सेविंग्स करते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज के शेयर एक्वायर कर लेते हो, डिबेंचर एक्वायर कर लेते हो, क्यों करते हो? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वैसे गवर्नमेंट भी अपने फंड्स को क्या करती है, आइडल नहीं रखती। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है। जो कंपनीज लगती है उनको ये ग्रोथ अच्छा कर रही है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देती है। बदले में कंपनी को, गवर्नमेंट को क्या फायदा मिलता है? गवर्नमेंट को फायदा मिलता है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। दूसरा, जब उस कंपनी के इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, उस कैपिटल को क्या बोलेंगे हम, एप्रिशिएट होगी। तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर गवर्नमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए किसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीद रही है, तो ये क्या, ये जो इन्वेस्टमेंट करेगी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रेसिडेंट के नाम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टमेंट करती है, वो जो इन्वेस्टमेंट करती है वो करती है इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ये बेटा पढ़ाया जाता है सेक्शन 112 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 112 में। बहुत आगे की बात है बट मैंने आपको बता दी कि अच्छा ये प्रेसिडेंट और गवर्नर मतलब उनके नाम पर नहीं होती चीजें। अच्छा रामनाथ कोविंद है बेटा, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट है, रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे करंटली है, उनके नाम पर नहीं होगी कोई इन्वेस्टमेंट। प्रेसिडेंट की चेयर को डिनोट की जाती है। सारी की सारी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की, भाई इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है कंपनी ने, गवर्नमेंट ने कंपनीज के शेयर्स में, वो भी तो कंपनी की, वो भी तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, एसेट है। तो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ चेयर होती है। और चेयर का मतलब उस प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर उस प्रेसिडेंट के चेयर को डिनोट करा जा रहा है, ना कि प्रेसिडेंट के नाम पर वो एसेट की जाएगी, नाम पर प्रॉपर्टी की जाएगी। जब स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी यही रूल फॉलो करती है। स्टेट गवर्नमेंट जिस जिस कंपनी के शेयर खरीदती है वो किसके नाम पर खरीदती है, इन द नेम ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर के नाम पर नहीं, गवर्नर की चेयर पर खरीदी जाती है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, जो हमने पढ़ी है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। ये कंप्लीट हो गया। तो बेटा आप इसको क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ केस स्टडीज है गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में, वो केस स्टडी पढ़ाने वाला हूं, जिससे अगर एग्जाम में कोई केस स्टडी अगर एग्जाम में आएगी तो इजीली आप क्रैक कर पाओगे, बिकॉज बड़ी वाइडर उसमें जजमेंट है केस स्टडीज में। सो ये नोट डाउन कर लीजिए पहले डेफिनेशन, और साथ में उसकी जो मैंने एक आपको फ्लो चार्ट के साथ समझाया एग्जाम्पल के साथ, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए।
हाँ जी बच्चों, डन हो गया। अब आगे बढ़े, हमने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली। अब कुछ केस लॉज है बेटा नोट्स में, ये फ्लो चार्ट मैंने आपको नोट्स में बनवा दिया। अब नीचे देखिए कुछ केस लॉज आ रहे हैं बेटा। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। बेटा लिंक करके चलना, रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद रिलेट करना चीजों को। अगर मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर होल्डिंग सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी का छोटा सा मैं रिलेशन पूछूं, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन और गवर्नमेंट कंपनी के रिलेशन में क्या डिफरेंस है? अगर आपसे पूछूं होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में और गवर्नमेंट कंपनी के रिलेशन में क्या डिफरेंस है, तो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, सॉरी होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन हम लास्ट क्लास में की थी, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन आज की है। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या करती है, जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ रिलेशन किस तरह का होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करती है, तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन जाता है। पहली बात तो रिलेशन बिटवीन कंपनीज आ रहा है, और दूसरी बात बेटा मोर देन 50% वो टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करनी पड़ती है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज का रिलेशन किसके बीच में आता है? गवर्नमेंट एंड कंपनी के बीच में। मैंने बोला भी था बार बार ये कि होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बिटवीन कंपनीज आता है और गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंपनी आता है। और कब आता है? जब गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में मोर देन 51% और 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर रखा हो। तो बेटा ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, समझ आ गया? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एग्जामिनर मजे लेने के लिए बहुत मजे ले सकता है, मैं एक दो क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ कैसे मजे ले सकता है वो। पहले तो ये चीज समझाओ, होल्डिंग सब्सिडरी बेटा रिलेशन सिर्फ कंपनीज के बीच में आएगा, और तब आएगा जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर रही है। और गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन कब आएगा? जब गवर्नमेंट किसी कंपनी में कितना होल्ड कर रही हो, मोर देन 51% और 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को 51% टोटल वोटिंग पावर बोल दूं, क्या गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? तो आपको याद रखना है ये टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर क्या लिखा है? टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल। अब जो टोटल वोटिंग पावर जो है बेटा, वो टोटल वोटिंग पावर अपने आप में पेड अप शेयर कैपिटल ही होती है। प्रैक्टिकली टोटल वोटिंग पावर को पेड अप शेयर कैपिटल से डिनोट करते हैं। बट दोनों में बेटा जो चीज है इंपॉर्टेंट, जो आपको गौर करने वाली, यहाँ पर मोर देन 51% है और यहाँ पर मोर देन 51% और 51% पे रिलेशन है। और दूसरा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी में रिलेशन किसके बीच में आ रहा है? बिटवीन कंपनीज आ रहा है। और गवर्नमेंट कंपनी और कंपनीज के बीच में, गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी के बीच में जब रिलेशन आता है, तब जाकर गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन होता है। मेरे वाले एग्जांपल में गवर्नमेंट की जगह में एक कंपनी डाल दूं, या फिर ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, एबीसी लिमिटेड ने पीकेआर लिमिटेड में मोर देन 50% टोटल वोटिंग एक्वायर करा है। मैं यहाँ पर मोर देन 50% टोटल वोटिंग की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ पेड अप शेयर कैपिटल। बट आप गौर करिएगा बेटा, यहाँ पर क्या है? मोर देन 50% क्या है? टोटल वोटिंग पावर है। मैंने मोर देन 50% क्या करवा दिया? पेड अप शेयर कैपिटल। और मैंने मोर देन 50 छोड़ो, मैंने 50% करवा दिया। मैंने बोला 51% टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है कंपनी दूसरी कंपनी में, तो क्या गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन आएगा? तो आप गौर कर रहे हो बेटा, गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन कब आता है? जब गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में रिलेशन हो। और यहाँ पर दो कंपनीज के बीच में रिलेशन आ रहा है, तो दो कंपनीज के बीच में कौन सा रिलेशन आ सकता है? होल्डिंग सब्सिडरी वाला आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनी वाला रिलेशन नहीं आ सकता। तो दो बारीकी चीज वाली जो आपको याद रखनी है, दो बारीकी जो है बातें वो याद रखनी है कि होल्डिंग सब्सिडरी में रिलेशन कंपनीज के बीच में आता है और मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर पे आता है। और गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन गवर्नमेंट एंड कंपनी के बीच में आता है, जब गवर्नमेंट मोर देन 51% और 51% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर करती है। तो दो मेन चीज क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बिटवीन कंपनीज और मोर देन 50%, और गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में और 51% और मोर देन 50%। तो ये याद रखना बेटा, कोई भी एग्जामिनर क्या कर सकता है? इधर से उधर कर देगा बेटा, कॉम्बिनेशन अलग अलग कर देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ रहा है या गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन के लिए दोनों तरफ कंपनीज होनी चाहिए, और गवर्नमेंट कंपनी के रिलेशन के लिए एक तरफ गवर्नमेंट दूसरी तरफ कंपनी होनी चाहिए। अब केस लो देखिए बेटा, केस लो क्या बोलता है। पहला, आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन,
क्लेम्ड एग्जम्पशन, जैसे बेटा दिल्ली में क्या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रोडवेज की बसेस चलती है, राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी है, ऐसे हर जगह उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी है, ऐसी आंध्र प्रदेश जो है बेटा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन क्लेम्ड एग्जम्पशन। इस कॉर्पोरेशन एग्जम्पशन क्लेम करी ये बोलकर फ्रॉम द टैक्सेशन बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 289 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विच एंड द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द स्टेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द यूनियन टैक्सेशन। मतलब इस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बोला कि हम तो एक ऐसी एंटिटी है जिसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, तो भाई हमारे ऊपर तो यूनियन टैक्सेशन को लगना ही नहीं चाहिए, और जो भी प्रॉपर्टी और इनकम किसकी होगी, स्टेट की होगी, उसके ऊपर यूनियन टैक्सेशन नहीं लगेंगे। द सुप्रीम कोर्ट while rejecting the corporation claim held that though it was a wholly controlled by the state government yet it had a separate entity and its income was not the income of the state government। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है वो। ये एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी जरूर है, क्या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, क्या गवर्नमेंट की एजेंसी है? नहीं सर, ये तक प्राइवेट प्लेयर्स चला रहे थे बेटा, बस जिसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी, और गवर्नमेंट जस्ट एक शेयर होल्डर है। और गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट क्यों करी? गवर्नमेंट को लगता है बेटा फ्यूचर में इस कंपनी से इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉफिटेबिलिटी है, डिविडेंड अच्छा मिलेगा, जो शेयर की वैल्यू है वो कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगी, बस यही पर्पज है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करने का। सो एबीसी लिमिटेड कंपनी जो भी कमाएगी क्या उस पर टैक्स नहीं पे करेगी? बिल्कुल पे करेगी। क्या ये एबीसी लिमिटेड ये बोल सकती है कि मेरे एबीसी लिमिटेड में तो स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 70% की पेड अप शेयर कैपिटल की, और जो भी इनकम स्टेट गवर्नमेंट की होती है उस पर यूनियन टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स नहीं लगते? क्या ये बात गवर्नमेंट कंपनी बोल सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो एक कंपनी है। और याद करिए बेटा, हमने सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एंड मेंबर बोथ आर डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट उसकी क्या एक मेंबर है, और दोनों बेटा अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो भी कंपनी कमाएगी उस पर टैक्स पे करेगी, बस गवर्नमेंट उसमें क्या कर रहा है, शेयर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी का? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, कोर्ट ने कहा जो भी कंपनीज कहाँ इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनीज एक्ट में, हैव ए कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, लीगल एंटिटी है वो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो किससे अलग है, गवर्नमेंट से। तो उस कॉर्पोरेशन की, उस कंपनी की अपनी खुद की एंटिटी है, आइडेंटिटी है, जो गवर्नमेंट से अलग है। एंड द लैंड एंड बिल्डिंग आर वेस्टेड इन एंड ओन्ड बाय द कंपनीज, और सारी की सारी जो एसेट्स है वो गवर्नमेंट ने वो कंपनी होल्ड कर रही है, कंपनी ओन्ड कर रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो भी बिल्डिंग्स खरीद रखी है, जो भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है कंपनी ने अपने नाम पर खरीदी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली ओन्स द शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट सिर्फ क्या वो ओन कर रही है, शेयर कैपिटल ओन कर रही है। सो गवर्नमेंट इज जस्ट शेयर होल्डर, नथिंग एल्स, गवर्नमेंट सिर्फ एक क्या है, शेयर होल्डर है। तो जो भी वो एंटिटी कमाएगी, जो भी वो एंटिटी कमाएगी उस पर वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए। दूसरा बेटा केस हुआ था हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज नाइदर एन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखी है, बट वो गवर्नमेंट कंपनी ना तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ना गवर्नमेंट की कोई एस्टैब्लिशमेंट है। इट इज जस्ट एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, वो तो बस एक क्या एजेंसी है गवर्नमेंट की। एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और उस कंपनी में जो भी काम करेंगे उस गवर्नमेंट कंपनी में, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने जाएंगे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के? आंसर इज अगेन एब्सोल्युटली नो, वो तो उस कंपनी के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थोड़ी, गवर्नमेंट तो बस अपनी शेयर होल्ड कर रहा है उस कंपनी में। सो ए गवर्नमेंट कंपनी में इन फैक्ट बी वाउंड अप लाइक एनी अदर कंपनी, वो कंपनी वाउंड अप भी हो सकती है लाइक एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। इट मे बिकम इंसॉल्वेंट, वो कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो सकती है, और मे अनेबल टू पे इट्स डेट। इट डज नॉट मीन दैट गवर्नमेंट हैज बीन बैंकरप्ट। अच्छा, कल को अगर आप बोलो कंपनी और गवर्नमेंट दोनों एक है, तो सोचो बेटा कल को वो कंपनी बैंकरप्ट होगी तो ये बोल दो कि गवर्नमेंट बैंकरप्ट होगी? नहीं बोल सकते, कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला है। सो यहाँ पर भी ये बोला गया बात कि जो कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, उस कंपनी के एम्प्लॉइज है। और जो बेटा जो कंपनी है ना तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ना गवर्नमेंट की कोई एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो जस्ट एक क्या है, एजेंसी है गवर्नमेंट की, सिर्फ एक क्या है, एजेंसी है जो एजेंट के तौर पर काम कर रही है। तो अगर मान लीजिए आपको आर्टिकलशिप मिल जाती है किसी गवर्नमेंट कंपनी में, आप बड़े चौड़े में वहां जाते हो कि भाई मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई,
मेरे को तो सारे के सारी एमिनिटीज मिलेंगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। ऐसा है क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनीज में अगर आपको जॉब मिल जाती है या इंटर्नशिप मिल जाती है, दैट डज नॉट मीन दैट कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। तो बेटा फिर जो फॉर्म भरते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, फिर दे ही ना एग्जाम, आपकी जैसे जॉब पकड़ लेंगे। सो अगर आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉय हो, तो हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में आपको फील फैक्टर वैसे ही आएगा जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फील आता है। बट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। और वो जो कंपनी है, ना तो गवर्नमेंट की कोई एस्टैब्लिशमेंट है, ना गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करी है, ना गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है। वो जस्ट एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, एक एजेंट है जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपना पैसा लगा रखा है। एक बेटा केस और हुआ था, एक केस और हुआ था बेटा, ये रिलेटेड है ऊपर वाले केस से, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से, AK बिंडल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज हेल्ड दैट सिंस द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हमने पढ़ा ये कि गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। एंड दे हैव नो राइट टू क्लेम दैट गवर्नमेंट शुड पे देयर सैलरी। अब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं हो तो क्या गवर्नमेंट सैलरी पे करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ही नहीं, आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। और दैट द एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ देयर पे स्केल शुड बी मेट बाय द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट आपकी सैलरी में हाइक करेगी? क्या गवर्नमेंट आपको सैलरी पे करेगी? एब्सोल्युटली नो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे देम द सैलरीज। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैलरी पे करने की? उस कंपनी की, जिस कंपनी में आप एम्प्लॉयड हो एज एम्प्लॉय। तो तीनों ही केस में बेटा एक कॉमन चीज आपको समझ आई हो, वो ये है कि कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया और जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनी है, वो कंपनी और गवर्नमेंट दोनों अलग है, बिकॉज गवर्नमेंट जस्ट एक मेंबर है उस कंपनी का, जिसमें गवर्नमेंट ने मोर देन 51% और 51% पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर कर रखी है। और गवर्नमेंट जस्ट एक एम्प्लॉय, एक मेंबर है वहां पर, जैसे अदर मेंबर्स है वैसे गवर्नमेंट भी मेंबर है। और ना तो वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ना आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ना ही गवर्नमेंट आपकी सैलरी पे करेगी। जो भी कमाओगे बकायदा उस पर टैक्स भी पे करोगे। सो पहले वाली केस स्टडी में ये बोला जो भी गवर्नमेंट कंपनी कमाएगी उस पर टैक्स पे करेगी। दूसरे जजमेंट ये आएगी बेटा जो गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और तीसरी जजमेंट ये आई जो गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं बेटा उनकी सैलरीज को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस कंपनी की है, गवर्नमेंट की नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है सेक्शन 2 क्लॉज 45 पे बेटा। सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन थी, हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं जो है स्मॉल कंपनी, जो कहाँ लिखी है सेक्शन 2 क्लॉज 85। तो स्मॉल कंपनी बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, और स्मॉल कंपनी क्या बताता, स्मॉल कंपनी में क्या लिखा है देखो। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी, स्मॉल कंपनी का मतलब एक कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी बेटा, जो अदर देन ए पब्लिक कंपनी, जो क्या नहीं होनी चाहिए? पब्लिक नहीं होनी चाहिए। बची कौन सी सर? प्राइवेट। देखो अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनी बेटा इन कॉर्पोरेशन 3 कंपनीज का करवाते हैं हम आरओसी के पास, प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, ओपीसी का। अच्छा, ओपीसी इज ए काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ही मानी जाती है, बस प्राइवेट कंपनी ओपीसी में फर्क ये है कि ओपीसी सिंगल मेंबर कंपनी होती है। तो यहाँ पर बोला गया स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी, स्मॉल कंपनी का मतलब ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। तो ये ए कंपनी कौन सी हुई? प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का मतलब एक प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की बाइफरकेशन है बेटा स्मॉल कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, अदर देन ए पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी वो होगी जो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। या फिर जो हायर अमाउंट, एक तो बेटा 50 लाख बताया पेड अप शेयर कैपिटल का, और सेम टाइम पर ये बोला या फिर हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब्ड कर दिया जाए रूल्स में। और जो अगर प्रिस्क्राइब्ड करा जाएगा विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, मैक्सिमम कितना प्रिस्क्राइब करा जाएगा? 10 करोड़ रुपीस प्रिस्क्राइब करा जाएगा, इससे ऊपर नहीं प्रिस्क्राइब करा जाना चाहिए। दूसरा, एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स, लास्ट बेटा लास्ट वर्ड को क्या करा है डिलीट करके, बस सिंपली पहले लिखा हुआ था लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट वर्ड को डिलीट कर दिया गया और किसकी जगह पर क्या लिखा गया? द टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लैंग्वेज में बेटा चेंज कर दिया,
और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड ऐड कर दिया, लास्ट वर्ड को डिलीट कर दिया। तो स्मॉल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है या फिर हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट वो मैक्सिमम कितनी होगी, 10 करोड़ होगी। एंड टर्नओवर कितनी, तो बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली उसकी टर्नओवर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मैक्सिमम कितनी है, 2 करोड़ तक है। और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर हायर जो प्रिस्क्राइब्ड हो, बट अगर वो हायर प्रिस्क्राइब्ड होगी विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, तो वो 100 करोड़ से ऊपर प्रिस्क्राइब्ड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये दो जो वर्ड लिखे बेटा, ऊपर भी लिखा है फर्स्ट पॉइंट में विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़, नीचे लिखा है विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। बेटा इस जो लिमिट की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पर, क्यों, क्योंकि बोला गया पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एक तो प्रिस्क्राइब्ड कर दी कि पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, बट सेम टाइम पर बोला हायर लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर हायर प्रिस्क्राइब्ड होगी तो मैक्सिमम 10 लाख 10 करोड़ और 100 करोड़ प्रिस्क्राइब होगी, इससे ऊपर प्रिस्क्राइब्ड नहीं होगी। पर अभी तक हायर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो हमारे लिए फिर रेलिवेंट फिगर क्या हुई, हमारे लिए रेलिवेंट फिगर हुई 50 लाख और 2 करोड़। सो जिस प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक का, टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो उस प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी मानेंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। और जिस प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50 लाख से ऊपर हो चुकी है या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, उस प्राइवेट कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी मानेंगे, स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। अच्छा, ये क्या मतलब है सर, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सर जिस प्राइवेट को स्मॉल कंपनी मानेंगे उसे स्मॉल कंपनी की ट्रीटमेंट में जो एग्जाम्पशन दे रखी है, स्मॉल कंपनी को जो एग्जाम्पशन दे रखी है वो एग्जाम्पशन मिल जाएंगी। और जो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है तो उसको स्मॉल कंपनीज वाली एग्जाम्पशन जो मिनिस्ट्री ने दी है वो स्मॉल कंपनी वाली एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब सुनिए बेटा ध्यान से, सिंपली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, समझिएगा। स्मॉल कंपनी कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 85। और क्या बोला, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। हाँ जी, स्मॉल कंपनी का मतलब ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। तो ये ए कंपनी कौन सी बेटा, ए कंपनी का मतलब यहां पर प्राइवेट है बेटा, पब्लिक को तो मना ही कर दिया, तो बची क्या, प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी। अब कौन सी प्राइवेट कंपनी, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 लाख अगर है, अप टू 50 लाख है, तो बेटा फिर उस स्मॉल वो जो कंपनी है बेटा, तो वो प्राइवेट कंपनी को फिर क्या मानेंगे, स्मॉल कंपनी मानेंगे। और स्मॉल कंपनी का गवर्निंग सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा सेक्शन 2 क्लॉज 85 होगा। और अगर मान लीजिए इसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50 लाख हो प्राइवेट कंपनी की, तो फिर इसको स्मॉल कंपनी की कैटेगराइजेशन में नहीं रखेंगे, ये प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी प्राइवेट है, जो आपने सेक्शन 2 क्लॉज 68 में पढ़ी थी। और स्मॉल कंपनी वाले इसको एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगी। दूसरा अगर हम बात करें एंड टर्नओवर दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। एंड टर्नओवर में क्या बोला कि टर्नओवर मैक्सिमम कितनी हो गई, अगर अप टू 2 करोड़ है टर्नओवर बेटा, 2 करोड़ तक है, तो वो स्मॉल कंपनी मानी जाएगी अप टू 2 करोड़ तक। और वो किस में कवर होगी, सेक्शन 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर होगी। और अगर मान लीजिए टर्नओवर कितनी है, मोर देन 2 करोड़, तो फिर बेटा वो स्मॉल कंपनी में कवर नहीं होगी, वो ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो स्मॉल कंपनी नहीं है, प्राइवेट ही मानी जाएगी। और गवर्निंग सेक्शन प्राइवेट का सेक्शन 2 क्लॉज 68। देखो लॉ मेकर ने जो बेटा लिमिट दी है ना, वो ये वाली दी है, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 लाख वाली और टर्नओवर अप टू 2 करोड़ वाली, ये मैंने साथ में ऐड कर दी एक और लिमिट। लॉजिक लगाओ बच्चों कि स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अदर देन ए पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, जो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो बची कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अब जो प्राइवेट कंपनी दो कंडीशन को फुलफिल कर दे, एंड लगा बेटा बीच में, कितनी कंडीशन फुलफिल कर दे, 2 कंडीशन। तो जो प्राइवेट कंपनी 2 कंडीशन को फुलफिल कर दे वो प्राइवेट कंपनी फिर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी और उसको बहुत सारी एग्जम्पशन मिलेंगी स्मॉल कंपनी में। अब कितनी प्राइवेट कंपनी की कितनी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की कंडीशन है, तो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 लाख है, क्रॉस नहीं कर रही 50 लाख, और टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। और बीच में वर्ड मैंने लिखा है बेटा एंड, लॉ मेकर ने एंड वर्ड यूज हुआ है।
अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक का एंड टर्नओवर 2 करोड़ तक का, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम क्या स्टेटस देंगे? स्मॉल कंपनी का। और बहुत सारी एग्जम्पशन और उसे प्रोवाइड करेंगे जो स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो मिनिस्ट्री प्रोवाइड करता है। बट अगर उस प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50 लाख हो जाए या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाए, तो फिर वो स्मॉल कंपनी का उसको स्टेटस नहीं मिलेगा। तो वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी और स्मॉल कंपनी की एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी। तो स्मॉल कंपनी की कैटेगराइजेशन में कवर करने के लिए बेटा प्राइवेट कंपनी को दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल वाली, एक टर्नओवर वाली। समझना ध्यान से, स्मॉल कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी में कवर करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, पहली पेड अप शेयर कैपिटल वाली, दूसरी टर्नओवर वाली। पेड अप शेयर कैपिटल भी अप टू 50 लाख होनी चाहिए, टर्नओवर भी अप टू 2 करोड़ होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, फुलफिल्ड है, तो माना जाएगा फिर वो कंपनी क्या है? वो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी है। तो क्या कोई पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी? नो। और प्राइवेट कंपनी स्मॉल तभी मानी जाएगी जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ब्रीच हो जाती है, या तो पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50 हो जाए, 50 लाख, या टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ हो जाए, तो बेटा फिर वो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी में कवर नहीं होगी, वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नहीं कवर होगी। और जितनी भी एग्जम्पशन स्मॉल कंपनी वाली मिलती है एक कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, वो उस प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलेंगी। यहां तक बेटा बात समझ आई? अब आगे देखिए एग्जम्पशन। ये रूल किसके ऊपर? स्मॉल कंपनी का जो सेक्शन 2 क्लॉज 85 है, किसके ऊपर नहीं लगता? सर एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी, दूसरा एक वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और तीसरा बेटा वो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्नड है बाय स्पेशल एक्ट, जिसके ऊपर स्पेशल एक्ट है बेटा गवर्निंग, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। एक ऐसी बेटा कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसका खुद का अपना स्पेशल एक्ट होता है, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो आपने नीचे बेटा एग्जम्पशन में क्या पढ़ा कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे स्मॉल कंपनी वाले, इसके ऊपर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तो इसका एग्जांपल सुनिएगा बेटा, क्या मतलब है ये। मान लीजिए एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है जी, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एक पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर किया हुआ है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड में। तो बेटा अब रिलेशन कौन सा आ रहा है? होल्डिंग सब्सिडरी का आ रहा है। अब तो फैमिलियर हो गए होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन से। सो एबीसी लिमिटेड ने मोर देन 50% एक्वायर कर रखा है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड में टोटल वोटिंग पावर का, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ गया। अब बेटा पहली एग्जम्पशन यही बोलती है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है या फिर कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसके ऊपर स्मॉल कंपनी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहले तो मुझे एक बात बताइए, स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी मानी जाती है? प्राइवेट कंपनी मानी जाती है। अच्छा मेरे वाले एग्जांपल में यहाँ पर होल्डिंग कंपनी भी प्राइवेट है, सब्सिडरी कंपनी भी क्या है? प्राइवेट है। और इस होल्डिंग कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम है, या इस सब्सिडरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, तब भी इनको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। तो एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, या ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, उसे हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, उसे स्मॉल कंपनी नहीं ट्रीट करेंगे। ये बात समझ आई? पहली एग्जम्पशन क्या बोल रही है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता होल्डिंग कंपनी के ऊपर और सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। कब अप्लाई नहीं होगा? तो बेटा अप्लाई तब नहीं होगा जहां पर होल्डिंग कंपनी प्राइवेट हो या सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट हो। और मैंने जो एग्जांपल अब लिए इसमें दोनों ही क्या है? प्राइवेट कंपनी है। तो दोनों प्राइवेट कंपनी है, तो क्या हम ये अगर इनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ तक हुई, तब भी इसे क्या इसे स्मॉल कंपनी मानेंगे? आंसर इज नो। एग्जम्पशन बोलती है कि स्मॉल कंपनी के प्रोविजन एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। सो इन सिंपल टर्म्स एक प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है या फिर एक प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, उसके ऊपर स्मॉल कंपनी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, ऑल दो चाहे उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर वो जो लिमिट दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में वो फुलफिल कर रहे हो। ये बात आगे समझ। दूसरी एग्जम्पशन बेटा क्या बोलती है? दूसरी एग्जम्पशन देखिए, कंपनी गवर्नड अंडर सेक्शन 8, एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है बेटा अंडर सेक्शन 8।
अंडर सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा अगर मान लीजिए इंडिया में कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, एज प्राइवेट लिमिटेड बनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म्ड है, तो क्या उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म्ड है, क्या उसको स्मॉल कंपनी माना जाएगा? आंसर इज नो। तो कोई एक प्राइवेट कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली एक्टिविटी कर रही है, उसको भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। और थर्ड, एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्नड है स्पेशल एक्ट से। तो एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, जिसका बेटा अपना खुद का क्या स्पेशल एक्ट हो, गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, उसके ऊपर भी क्या नहीं लगेगा? स्मॉल कंपनी वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो जो भी कंपनी, एक स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं बेटा इसे, स्टैट्यूटरी कंपनी, तो जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जिसका अपना खुद का स्पेशल एक्ट है, उसके ऊपर भी सेक्शन 2 क्लॉज 85 अप्लाई नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल कंपनीज प्रोविजन। खत्म हो गया बेटा स्मॉल कंपनी, समझ आया? तो स्मॉल कंपनी क्या, एक पब्लिक कंपनी होगी, एक प्राइवेट कंपनी होगी? आंसर इज एक प्राइवेट कंपनी होगी। स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। दूसरी बात, कब एक प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी कहेंगे? जब एक प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 लाख एंड टर्नओवर अप टू 2 करोड़ हो, तो वो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। और अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई वो कंपनी, अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई, या तो पेड अप शेयर कैपिटल वाला या टर्नओवर वाला, उस कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। दूसरा, ये स्मॉल कंपनी के प्रोविजन 3 कंपनीज के ऊपर नहीं लगते। एक तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट लिमिटेड है, और तीसरा वो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से गवर्नड है, उसके ऊपर भी स्मॉल कंपनी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल कंपनी प्रोविजंस। बच्चों इसको एक बार नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से रिटेन हो गया, फिर ये रिटेन हो जाएगा, एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे। ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ऊपर प्रोविजन और नीचे जो एग्जांपल दे रखा है विद एक्सेप्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ जी बच्चों, डन। ये हमारा स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस खत्म हो चुके हैं। तो अभी हमने आज की क्लास में कौन कौन सी कंपनीज के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ा जो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में है। फिर हमने स्मॉल कंपनी के बारे में पढ़ा जो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 8 कंपनीज, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। अभी जो बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात हम कर रहे थे, ये वाली कंपनी के बारे में, जिसको एग्जाम्पशन में दिया गया था
स्मॉल कंपनी के। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंपनी होती है? एक ऐसी कंपनी बेटा जिसका मोटो, जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, वेलफेयर करना है, सोसाइटी का पब्लिक वेलफेयर करना है, किसी चैरिटी पर्पस के लिए, या फिर किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, या किसी आर्ट को प्रमोट करने के लिए, ये तरह की कंपनी बनाई जाती है। तो सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, एक वेलफेयर करना है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रमोट करना है। अब इन कंपनीज के ऊपर बेटा आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, बस वो याद करनी है। ये कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी में जो भी मेंबर बनते हैं, अच्छा इन जनरल जो भी इन्वेस्टर क्या करता है, प्राइवेट कंपनी का मेंबर बनता है, पब्लिक कंपनी का मेंबर बनता है, किस उम्मीद से मेंबर बनता है कि मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कंपनी मुझे बदले में डिविडेंड देगी बेटा ईयरली, और साथ में मेरी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कैपिटल मेरी एप्रिशिएट हो जाएगी। तो सेक्शन 8 कंपनी का जो मेंबर होता है बेटा, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन है कि आपको डिविडेंड नहीं बांटना, जो भी कमाओगे ना वो दोबारा से इस बिजनेस एक्टिविटी री इन्वेस्ट करना है। तो पहली कंडीशन क्या है, जो भी सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो दोबारा से बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए री इन्वेस्ट करेगी, और अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांटना। दो इनके ऊपर प्रोहिबिशन होती है कि जो भी कमाओगे दोबारा से री इन्वेस्ट करोगे, एज वेल एज डिविडेंड आप बांटने के लिए प्रोहिबिटेड हो, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांट सकते। बट इन जनरल अगर हम बाकी अदर कंपनीज की बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, तो हर कंपनी अपने शेयर होल्डर को, अपने मेंबर्स को डिविडेंड बांटती है बेटा, ताकि मेंबर्स लोग कंपनी में क्या हो, इन्वेस्टेड, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्ट रखें, वो आगे कंटिन्यू करें, और कंपनी की इमेज अच्छी हो मार्केट में, और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आए। सो यही सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो सेक्शन 8 कंपनी अगर आपको बनना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, एज कंपनी पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, फिर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। सेक्शन 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर आरओसी को दे रखी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो अगर अगर आपको कंपनी बनानी है और आपको नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी करनी है, प्रॉफिट कमाने वाली एक्टिविटी नहीं करनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ बनना है आपको, सो पहले एक कंपनी बनाकर फिर दूसरा स्टेप ये होता है आरओसी से बेटा लाइसेंस लिया जाता है। बट लॉ में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट की हुई है वो आरओसी को। तो एट प्रेजेंट करंटली कौन देगा लाइसेंस? आरओसी देगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देखिए सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब मान लीजिएगा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय मीन्स आरओसी, मतलब अगर आप ये प्रूफ कर देते हो और सेंट्रल आरओसी को प्रूफ हो जाता है दैट एक पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, कुछ एसोसिएशन है पर्संस की, प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एज ए लिमिटेड कंपनी, जो लिमिटेड कंपनी बना रही है, हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि हम कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, या फिर आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या साइंस को प्रमोट करने के लिए, या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, या फिर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, या फिर सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, या फिर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या फिर चैरिटी पर्पस के लिए, और लास्ट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। नंबरिंग बेटा मैंने की नहीं, टोटल आपके कितने हो गए, 10 हो गई है। सो पहला आप कॉमर्स प्रमोट करने के लिए, या फिर आर्ट प्रमोट करने के लिए, या साइंस प्रमोट करने के लिए, या स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, या फिर एजुकेशन के अलावा आप रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं, या रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, चैरिटी को, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इतने सारे ऑब्जेक्ट के बाद भी आगे देखो क्या बोला, और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, या फिर आपको इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट ठीक लगता हो वेलफेयर के लिए, आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं चुनने के लिए। सो मतलब जरूरी नहीं आपका ऑब्जेक्ट यही हो, और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट, आपको इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट ठीक लगता है वो वाला ऑब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। आपने एजुकेशन कंपनी बनाई, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपने क्या करा, फ्री में मेंबरशिप दे रहे हैं स्पोर्ट्स को, आप स्पोर्ट्स क्लब की। तो साइंस को प्रमोट करने के लिए, या आर्ट को प्रमोट करने के लिए, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है बेटा करंट आज के टाइम पर, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये, इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, जो भी कंपनी कमाएगी उसको अप्लाई करना पड़ेगा उसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। जो भी कंपनी में प्रॉफिट आए दोबारा से उसी ऑब्जेक्ट में क्या करो, अप्लाई करो, ताकि कंपनी अपना ऑब्जेक्ट और प्रमोट कर सके। एंड इंटेंट्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, और तीसरी चीज बेटा लास्ट सबसे बड़ी चीज की अपने मेंबर को आप प्रोहिबिटेड और डिविडेंड बांटने के लिए।
तो 3 कंडीशन बेटा क्या समझ आई कि जिसको भी कंपनी बनानी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली, उसको आरओसी से लाइसेंस लेना पड़ता है, और 3 कंडीशन बेटा प्रूफ करनी पड़ती है आरओसी को कि हम ये नहीं करेंगे। एक कंडीशन करेंगे, 2 चीज आपको प्रूफ आपको बतानी कि हम नहीं करेंगे, आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं उस चीज की। पहला तो आपका ऑब्जेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि आप कॉमर्स प्रमोट करने आ रहे हैं या साइंस को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं या चैरिटी को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा आप ये बताएंगे कि आप प्रॉफिट जो आपको आएगा वो प्रॉफिट दोबारा से आप अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तीसरा बेटा प्रोहिबिट करेंगे अपने आप को कि फ्यूचर में जितनी भी अर्निंग्स होगी कंपनी की, उससे शेयर होल्डर को, मेंबर को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लाइसेंस, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बोलो तो यहाँ पर दोबारा से क्या लिखूंगा, आरओसी, क्योंकि सीजी ने अपनी पावर आरओसी को डेलीगेट कर दी है। आपने आरओसी को प्रूफ कर दिया, देन आरओसी में बाय लाइसेंस, आरओसी आपको क्या देगा, लाइसेंस देगा, इशूड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड ऑन सच कंडीशन एज इट डीम फिट्स, और आपको कुछ कंडीशन के साथ लाइसेंस देगा। अलाउ दैट पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज ए लिमिटेड कंपनी, और आपको अलाउ कर देगा काम करने के लिए एज लिमिटेड कंपनी without the addition of the name of the word limited as the case may be, or private limited, and thereupon registrar shall on the application in prescribed form register the person or association of person as a company under this section। तो आरओसी आपको क्या देगा, लाइसेंस देगा, लाइसेंस देकर आपको ऑथराइज करेगा, परमिट करेगा कि आप एक्टिविटी कर सकते हैं नॉन प्रॉफिट वाली, और लाइसेंस के साथ कुछ कंडीशन देगा और अपने पास आपको रजिस्टर्ड कर लेगा। Next, the company registered under Section 8 shall enjoy all the privileges and subject to all the liabilities of limited companies। मतलब जो सेक्शन 8 कंपनी में आप रजिस्टर्ड हुए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली, shall enjoy all the privileges and subject to all the obligation of limited company। मतलब जो भी बेटा प्रिविलेजेस होती है लिमिटेड कंपनी की वो सारी मिलेंगी, जो भी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज होती है लिमिटेड कंपनीज वाली वो भी सारी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। बस फर्क इतना है, और कंपनी जो बनी है वो प्रॉफिट मोटो के साथ बनी है कि वेलफेयर नहीं, प्रॉफिट कमाएंगे और आपस मेंबर को आपस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आपने जो कंपनी बनाई है उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाकर दोबारा से अप्लाई करना है उसी ऑब्जेक्ट को, और दोबारा से क्या करना है, प्रॉफिट का अमाउंट वहीं अप्लाई करना है उस बिजनेस में, और जो कमाओगे उससे डिविडेंड पे नहीं करना, बस इतना फर्क है। ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम पढ़ते हैं कि मेंबर कौन बनता है, तो बेटा मेंबर वही बनता है कंपनी में जो कॉम्पिटेंट होता है। एक कंपनी का मेंबर वही बन सकता है जो कॉम्पिटेंट है, लीगली कैपेबल जो पर्सन होता है उसी को कंपनी मेंबर बनाती है। पर पार्टनरशिप फर्म में भी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। इन जनरल पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर नहीं होती, बट एक कंपनी की पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है, वो है सेक्शन 8 कंपनी। तो आप लिख लीजिएगा बेटा ये वाली बात जो आपको बता रहा हूं, इन जनरल partnership firm cannot be a member in general partnership firm cannot be a member of a company except section 8 कंपनी। तो बेटा इन जनरल पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं बन सकती, किसी भी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती एक्सेप्ट सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मेंबर बन सकती है पार्टनरशिप फर्म। ये थर्ड पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। फोर्थ, ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 shall not alter the provision of memorandum of or article except with the previous approval of central government। आप अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज नहीं कर सकते। ऑल्टर का मतलब चेंज करना। आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप गवर्नमेंट परमिशन ना ले लो, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ मेमोरेंडम के कि आप वेलफेयर एक्टिविटी करोगे, प्रॉफिट कमाना है तो है, बट दोबारा से री इन्वेस्ट करना है। तो कभी भी ऑल्टर करना चाहो मेमोरेंडम को और आर्टिकल को तो पहले प्रायर परमिशन लोगे। A company registered under section 8 may convert itself into a company of any other kind only by complying or after complying with prescribed conditions। और जो भी कंपनी क्या रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में वो कन्वर्ट हो सकती है। कन्वर्ट कैसे होगी बेटा, अभी उसने लाइसेंस ले रखा है नॉन प्रॉफिट का कि हम प्रॉफिट एक्टिविटी, जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा उससे हम दोबारा से अप्लाई करेंगे उसी बिजनेस में और डिविडेंड नहीं बांटेंगे। और ऑब्जेक्ट आपने देख ही लिए, कुछ ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई जाती है। आप चाहो तो कन्वर्ट करवा सकते हो। कन्वर्ट कैसे करवाएंगे, जो आरओसी से हमने लाइसेंस लिया ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो आरओसी को लाइसेंस हम सरेंडर कर देते हैं और फिर प्रॉफिट एक्टिविटी करते हैं, जिसमें जो भी हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम आपस में मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरओसी, मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ग्रांटेड टू ए कंपनी registered under this section if a company contravene any of the provision or condition subject to which license is issued, or affairs of the company are conducted fraudulently or a manner violative to object of the company or prejudicial to public interest। क्या बोल रहे हैं कि लाइसेंस आपको आरओसी ने दिया था, सेटिस्फाइड होने के बाद सेम आरओसी बेटा मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस, आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। कब? जब उसे लगता है कि कंपनी ने कॉन्ट्रावीन कर दिया है रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। आपने क्या करा है, जो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करा। इस एक्ट की कौन सी रिक्वायरमेंट? आपने डिविडेंड बांट दिया अपने मेंबर्स को, तो आपने ब्रीच कर दी बेटा रिक्वायरमेंट, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। या फिर एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस इज इशूड, या फिर आपको जो लाइसेंस मिला था कुछ कंडीशन बेस्ड था और आपको बोला गया था ये कंडीशन कंप्लाई करनी है, बट आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, तब भी आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। या फिर आपके जो अफेयर्स आप चला कर रहे हैं, कंप्लीट जो मैनेज कर रहे हैं वो फ्रॉडलेंटली वे में मैनेज कर रहे हैं, कंपनी के जो अफेयर्स कंडक्ट हो रहे हैं बेटा, मैनेज हो रहे हैं, वो फ्रॉडलेंटली हो रहे हैं। या फिर आप इस तरह से काम कर रहे हो वॉयलेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, आप क्या कर रहे हो, पब्लिक हित में काम नहीं कर रहे, अपने ऑब्जेक्ट को वॉयलेट कर रहे हो। इन सब ग्राउंड में आरओसी क्या करेगा बेटा, आपका लाइसेंस रद्द कर देगा, फिर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते। And without prejudice to any other action against the company under this act, direct the company to prove its convert its status and change its name, and to add the word limited or word private limited as the case may be to its name, and thereupon registrar shall register the company accordingly। अगर आरओसी ने आपका लाइसेंस क्या कर दिया, रिवोक, फिर बेटा आपको डायरेक्शन दी जाएगी आरओसी की तरफ से, भाई आप कन्वर्ट हो जाइए। आपने पहले लाइसेंस ले रखा था, जब तक आपके पास लाइसेंस था तो आप नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर रहे थे, अब आप कन्वर्ट हो जाइए प्रॉफिट एक्टिविटी में। अब आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया। अब आप क्या होगा, सारी की सारी जो एग्जम्पशन मिल रही थी सेक्शन 8 कंपनी की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी एग्जम्पशन आपसे ली जाती है, खत्म कर दी जाती है आपकी एग्जम्पशन, और आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा। और वेयर ए लाइसेंस इज रिवोक्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरओसी, द आरओसी मे बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट द डायरेक्ट द कंपनी टू बी वाउंड अप। अगर आरओसी को लगता है कि बेटा पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कंपनी को वाउंड अप करना, हो सकता है ऑर्डर पास कर दे वाउंड अप करने के लिए, हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट करने का ऑर्डर पास कर दे विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो जब लाइसेंस आपका रिवोक करता है आरओसी, तो आरओसी के पास ये भी पावर है कि वो ऑर्डर देकर आपकी कंपनी को पहला तो बेटा वाउंड अप कर सकता है, किसी दूसरी वाउंड अप कर सकता है, खत्म कर सकता है आपकी कंपनी को। दूसरा बेटा वो ऑर्डर पास कर सकता है अमलगमेशन का, और आपकी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर देगा, अमलगमेट कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी बच्चों समझ आई, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 3 कंडीशन याद रखना बेटा, उसके ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट। और दूसरा इनके ऊपर कंडीशन होती है कि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे दोबारा से अप्लाई करेंगे बिजनेस में। तीसरा इनके ऊपर बेटा एक प्रोहिबिशन है कि डिविडेंड नहीं बांटेंगे। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद आरओसी आपको लाइसेंस देगा, फिर आप नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर सकते हो, और सारी की सारी प्रिविलेजेस, सारी लाइबिलिटी वही लिमिटेड कंपनी वाली रहेंगी, और पार्टनरशिप फर्म भी आपकी मेंबर बन सकती है। और फ्यूचर में अगर आपने जिस कंडीशन बेस पर लाइसेंस आपको मिला था, या जो एक्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपके बिजनेस के जो अफेयर्स है वो फ्रॉडलेंटली मैनेज हो रहे हैं, तो आरओसी आपका लाइसेंस कैंसिल भी रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आपको फिर कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा हमने कितनी कंपनीज पढ़ ली, 3 कंपनी पढ़ ली हमने। पहला हमने आज क्या पढ़ा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कहाँ था, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। फिर हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। फिर हमने पढ़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42। So as per section 2 clause 42 of the Companies Act 2013 क्या बोला गया, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हाँ जी, फॉरेन कंपनी का मतलब बेटा एक ऐसी कंपनी और एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई एंटिटी जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा, यूएसए में कोई कंपनी बनी है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया।
तो कह रहा कोई आउटसाइड इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बट विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, इंडिया में भी है। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बेटा कहां हुआ है, इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, इंडिया में। और क्या कर रहे हैं, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट डूइंग फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। मतलब जो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, इंडिया में। और प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, या तो खुद ओपन कर रखा है या फिर एजेंट से, या फिर फिजिकल बिजनेस चल रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर वगैरह ट्रांसमिट वगैरह करते हैं और बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया में। तो जो भी कंपनीज और जो भी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया से, और इंडिया में उसका क्या एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो कंपनी क्या मानी जाती है, फॉरेन कंपनी। और लास्ट बेटा, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल where whether equity or preference or partly equity and partly preference of a foreign company is held by one or more citizen of India or by one or more companies or body corporate incorporated in India or by one or more citizens of India and one or more companies or body corporate incorporated in India, whether in singly or in aggregate, company shall comply with the provision of chapter number 23 deals with the companies incorporated outside India, section 379 to 395 and such other prescribed provision of Companies Act 2013 as may be with regard to business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। बिल्कुल सिंपल था, बहुत इजी लैंग्वेज थी, पढ़कर समझ आ गया होगा एक झटके से। तो लैंग्वेज बेटा सुनो क्या लिखा था, बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट का बेटा है। कह रहा जो फॉरेन कंपनी है, अच्छा फॉरेन कंपनी कौन होती है बेटा, तो फॉरेन कंपनी आपने पढ़ा, फॉरेन कंपनी क्या होती है, तो एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी में हमने क्या पढ़ा, एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कहां इनकॉर्पोरेटेड है, आउटसाइड इंडिया, एंड which has a place of business in India, which has a place of business in India, और एक प्लेस ऑफ बिजनेस का है, इंडिया में भी है। ये था फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। इस फॉरेन कंपनी में बेटा बोला गया अगर कोई इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, या फिर ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, या फिर कोई इंडियन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, इंडियन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट या ग्रुप ऑफ कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर कॉम्बिनेशन, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब या तो इंडियन सिटीजन या फिर ग्रुप ऑफ सिटीजन या फिर इंडियन कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी या कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। क्या बोलना चाह रहा है, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। बस अगर बेटा इस फॉरेन कंपनी की मिनिमम 50% और मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये पेड अप शेयर कैपिटल आइदर बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, मतलब अगर इस फॉरेन कंपनी की मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या 50% ऑफ शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसके पास है, किसी इंडियन सिटीजन, ग्रुप ऑफ इंडियन सिटीजन के पास है, या फिर इंडियन कंपनी या ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी के पास है, या फिर बेटा कुछ पार्ट किसके पास है, इंडियन सिटीजन, और कुछ पार्ट किसके पास है, इंडियन कंपनीज के पास है, तो माना जाएगा the company shall comply with the provision of chapter 3 dealing with the companies incorporated outside India contain section 379 to 395। इसके ऊपर बेटा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे एज इफ with regard to business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। उसके ऊपर बहुत सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, इस फॉरेन कंपनी के ऊपर चैप्टर 23 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, चैप्टर 23। जो चैप्टर 23 किसकी बात करता है, फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।
चैप्टर 23 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे एज इफ जैसे कि ये कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में, ऑल्दो इनकॉर्पोरेट कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, बट माना क्या जाएगा जैसे कि कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में, ये बोला जा रहा है बेटा। और ये सेक्शन 379 बोलता है, लिखा नहीं हुआ, आपको लिखना नहीं है, ये सेक्शन 379 बोलता है। तो क्या बोला, ये है बेटा पूरा फॉरेन कंपनी, क्या बताया कि एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी मतलब एक कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, एंड विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, इंडिया में भी है। अब उस फॉरेन कंपनी में कोई इंडियन सिटीजन है, ग्रुप ऑफ इंडियन सिटीजन, या फिर कोई इंडियन कंपनी है, ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, अगर होल्ड कर रही है मोर देन 50% और 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आइदर बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये फॉरेन कंपनीज को बेटा चैप्टर नंबर 23 ऑफ जो कंपनीज एक्ट का है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबल हो जाएंगे एज इफ जैसे कि वो कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42। ये बेटा आपको समझ आ गया होगा इजीली। अब इसको आप जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा जो लिखा हुआ है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा जो लिखा हुआ है। हाँ जी बच्चों, डन, लिख लिया आप सब लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डोरमेंट कंपनी के ऊपर। नाम देखिए, डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, शांत, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, शांत। तो देखते हैं डोरमेंट कंपनी क्या होती है। वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट। अच्छा, आज हम एक कंपनी बना रहे हैं बट बिजनेस हमारा क्या है, आज नहीं करना, हमें फ्यूचर में करना है। एक ऐसी कंपनी जो बन तो रही है बट उसका प्रोजेक्ट कब है, फ्यूचर में। तो वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर ए फ्यूचर प्रोडक्ट और टू होल्ड एन एसेट, और आज क्या कर रही है वो, कंपनी बनाकर एसेट वगैरह कंपनी के नाम पर खरीदना शुरू कर दिया, कि आज से क्या करो, एसेट वगैरह कंपनी के नाम पर लेना शुरू कर दो, प्लांट एंड मशीनरी लेना शुरू कर दो, कंपनी बनाकर फ्यूचर में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या फिर जो ट्रेडमार्क कॉपीराइट लेना आज ही ले लीजिए। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, बट कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। सच ए कंपनी और इनएक्टिव कंपनी, बेटा उस कंपनी को क्या नाम दिया गया, इनएक्टिव कंपनी, काम तो है ही नहीं, बिजनेस तो आज करना ही नहीं है, बिजनेस कब करना है, फ्यूचर में। तो इनकॉर्पोरेट तो करवा ली कंपनी, इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड तो होगी, बट हुई किस पर्पस के लिए, कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आज कंपनी बना रहे हैं। और आज कंपनी क्यों बना रहे हैं, ताकि उस कंपनी के नाम पर आज से ही एसेट वगैरह होल्ड कर ले, कंपनी का नाम जो हमने सोचा हुआ है वो कोई नाम और कोई ना ले ले, इसलिए आज ही नाम रिजर्व करवा लिया, कंपनी बना ली, एसेट वगैरह कंपनी के नाम पर ले ली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कॉपीराइट ट्रेडमार्क जो लेने थे वो ले लिए। देन सच एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, ये इनएक्टिव कंपनी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे फॉर द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। तो आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दोगे, सर हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, रजिस्ट्रार आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा अगर आपके यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। आप बता दीजिए हमारे यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, तो रजिस्ट्रार आपको लाइसेंस दे देगा डोरमेंट कंपनी का। अब डोरमेंट कंपनी का लाइसेंस बेटा आपको मिलेगा मैक्सिमम 5 साल तक, ये लाइसेंस आपके पास रहता है।
5 साल के अंदर आपको इनएक्टिव से दोबारा एक्टिव में आना है, मतलब आपको अपना जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस है, वो 5 साल के अंदर शुरू करना ही पड़ेगा। अगर 5 साल के अंदर आपने अपनी इनएक्टिव कंपनी को एक्टिव नहीं करवाया तो आरओसी फिर आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देता है बेटा। स्ट्राइक ऑफ मतलब ये समझिए, स्ट्राइक ऑफ का मतलब डिसॉल्व कर देगा, फिर आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा, उसे रजिस्टर से रिमूव कर देगा अपने। So inactive कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी which has not been carrying on any business or operation। इनएक्टिव कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी ना तो जो बिजनेस कर रही है ना ऑपरेशन कर रही है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं है ड्यूरिंग द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर में, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और पिछले 2 साल में कोई भी क्या फाइल नहीं करा, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा। कंपनी को बेटा हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। सो इनएक्टिव कंपनी क्या है बेटा, ऐसी कंपनी जो ना तो कोई बिजनेस कर रही है ना कोई ऑपरेशन कर रही है, ना कोई बिजनेस कर रही है ना कोई ऑपरेशन कर रही है, ना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है पिछले 2 साल से, और पिछले 2 साल से ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है उस कंपनी की, ना ही कोई एनुअल रिटर्न आई है। सो वो कंपनी आरओसी को क्या करे बेटा, एप्लीकेशन दे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। तो आरओसी क्या करेगा, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा। In case of a company which has not filed financial statement or annual return for 2 financial year consecutively, the registrar shall issue a notice to that company and enter the name of such company in the register maintained for dormant company। रजिस्ट्रार आपको डोरमेंट कंपनी का लाइसेंस दे देगा, फिर आपका नाम डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में एंट्री कर लेगा, और आपकी कंपनी का स्टेटस फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के एमसीए की वेबसाइट पर इनएक्टिव शो करेगा बेटा वो। And dormant company shall have minimum number of 3 directors in case of public company and 2 directors in case of private company and 1 director in case of 1 person company। अच्छा, डायरेक्टर तो बेटा उतने रखने पड़ेंगे, पब्लिक कंपनी डोरमेंट बनी है तो 3 डायरेक्टर रखने हैं, प्राइवेट कंपनी डोरमेंट है 2 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, ओपीसी कंपनी अगर डोरमेंट बनी है तो 1 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। एंड प्रोविजन ऑफ दैट इन रिलेशन टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर शैल नॉट अप्लाई ऑन डोरमेंट कंपनी। और ऑडिटर को जो रोटेट करना होता है टाइमली, नया ऑडिटर लाना पड़ता है, वो रोटेशन के प्रोविजन डोरमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। एंड रजिस्ट्रार शैल स्ट्राइक द नेम ऑफ डोरमेंट कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी व्हिच हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया था 5 साल के अंदर इस इनएक्टिव कंपनी को एक्टिव होना पड़ता है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस सरेंडर करना पड़ता है, और अगर 5 साल के अंदर ये डोरमेंट कंपनी एक्टिव नहीं होती इनएक्टिव से, तो आरओसी से क्या कर देता है, स्ट्राइक ऑफ कर देता है बेटा, रिमूव कर देता है अपने रजिस्टर से। So this is all about dormant company। So dormant company का एक ऐसी कंपनी, एक इनएक्टिव कंपनी मतलब जो ना तो कोई बिजनेस कर रही है ना कोई ऑपरेशन कर रही है, और जिसने लगातार कोई 2 साल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं की, और ना ही लगातार 2 साल कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करी रजिस्ट्रार को, वो रजिस्ट्रार से डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्यों लेते हैं, ताकि बेटा हमें प्रोजेक्ट हमारा फ्यूचर में, आज हमें कोई एसेट वगैरह खरीदनी है तो हम क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, और बिजनेस वगैरह हम फ्यूचर में करेंगे तो करंटली फिर हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेंगे, और 5 साल के अंदर डोरमेंट से दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव से एक्टिव में आना पड़ता है। ये बेटा आपको CS फाउंडेशन में नहीं है, CSEET के जो स्टूडेंट्स है बेटा, ये बात ध्यान से सुने, जो CSEET और जो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है, एक्सेप्ट CS फाउंडेशन, उनके सिलेबस में नहीं है ये। तो CS फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, CSEET और CA फाउंडेशन के सिलेबस में डोरमेंट कंपनी है। नेक्स्ट, निधि कंपनी भी CSEET के सिलेबस में है, CA फाउंडेशन के सिलेबस में, और CS फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है। बट बेटा सुनते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। निधि कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि, अंडरलाइन करिएगा, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट and saving amongst its member, receiving deposit from and lending to member only for their mutual benefits। एक ऐसी कंपनी बेटा, निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी जो ग्रुप ऑफ पर्सन ने मिलकर बनाई है, जिस कंपनी में जो मेंबर लोग हैं वही कंपनी को क्या करते हैं, जो कंपनी मेंबर लोगों से बोरिंग करती है, और जिस दिन मेंबर लोगों को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी मेंबर लोगों को लेंडिंग कर देती है। मतलब पैसा लिया भी किससे, मेंबर लोगों से, दिया भी किसको, मेंबर लोगों को, और ऑब्जेक्ट क्या, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। ये कंपनी जो रन कर रही है किसके बेनिफिट के लिए रन कर रही है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। सो निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी जिसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को बेटा एक जगह ला रहे हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट क्या उनका, कि कंपनी उन्हीं से ही क्या करेगी, बोरिंग करेगी, कंपनी उन्हीं से ही क्या करेगी, बोरिंग करेगी,
और फ्यूचर में जब मेंबर को जब लोन की रिक्वायरमेंट होगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी मेंबर को ही लेंडिंग कर देगी। और बेटा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे कम होगा, ये बेनिफिट मिल जाता है। बाकी और बहुत डिटेल में बेटा हम आगे नेक्स्ट लेवल पर आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड में। बट इतना ही फाउंडेशन लेवल पर इतना ही है बेटा, सिर्फ डेफिनेशन दी है 3 लाइनों में कि निधि कंपनी वो है जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेंडिंग एंड बोरिंग। जिसका ऑब्जेक्ट क्या, लेंडिंग एंड बोरिंग। और लेंडिंग एंड बोरिंग किससे, मेंबर से। जैसे बैंक होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी होती है, वो भी लेंडिंग बोरिंग करते हैं। बट वो सबके साथ लेंडिंग बोरिंग करते हैं, चाहे मेंबर हो चाहे ना मेंबर हो। बट निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर के साथ लैंडिंग बोरिंग करती है, और निधि कंपनी के निधि रूल्स बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो निधि रूल्स भी कंप्लाई करने पड़ते हैं निधि कंपनी को। सो निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो क्या कर रही है, लैंडिंग एंड बोरिंग कर रही है मेंबर के साथ फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। लास्ट बेटा कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये भी सीएस फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, सीएसईईटी और सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मतलब जो बैंकिंग नहीं है बट एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। किसमें इंगेज है, लोन प्रोवाइड करने में, एडवांसेस प्रोवाइड करने में। एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर marketable security of a like nature, leasing, hire, purchase, insurance business, chit fund, but does not include institution whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods, or providing any service and sale and purchase or construction of immovable property. A non-banking institution which is a company and which has the principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or in installment by way of contribution or in any other manner is also a non-banking financial company. सर इतना सारा आप एक सांस में ही पढ़ गए आप, ठीक है जी, इंग्लिश को है तो समझिए बेटा कुछ भी नहीं है पैराग्राफ में। इतनी सी बात बोली है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अच्छा एक बात बताइए, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं जो लैंडिंग बोरिंग करती है वो आरबीआई से लाइसेंस लेती है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी क्या करती है, आरबीआई से लाइसेंस लेकर एक्टिविटी करती है। आपने देखा होगा हम कभी होम अप्लायंस खरीदने जाते हैं किसी स्टोर पर, तो वहां पर होम क्रेडिट हो गया, कैपिटल फर्स्ट हो गया, बजाज वाले कुछ क्या फाइनेंसर होते हैं जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं उस होम अप्लायंसेस के अगेंस्ट। अगर आपको मोबाइल भी खरीदना है तो वो आपको लेंडिंग कर देते हैं, सर इतने का 5 से 10 मिनट में लोन अप्रूव हो जाता है और आपको 0% इंटरेस्ट पे आपको लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो होम अप्लायंसेस पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट क्या, लैंडिंग बोरिंग है। अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस में भी होती है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस में भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी बिजनेस में भी है, लैंडिंग एंड बोरिंग में भी होती है। और एक ऐसी कंपनी है जो है कंपनीज एक्ट में कंपनीज के तौर पर रजिस्टर्ड और आरबीआई से बकायदा इन्होंने लाइसेंस ले रखा है टू ऑपरेट एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नाम क्यों नॉन बैंकिंग है, बिकॉज बैंकिंग लाइसेंस नहीं है इनके पास, इसलिए नॉन बैंकिंग वर्ड ऐड हुआ है। बट एक्टिविटी सिमिलर टू क्या है, बैंकिंग है, इसलिए फाइनेंशियल कंपनीज मतलब फाइनेंस में डील करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो बेटा हमारी जो चैप्टर में टाइप ऑफ कंपनीज थी बेटा सारी कंप्लीट हो गई है, सारी की सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने कंप्लीट कर ली है बेटा। सबसे पहले हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ी, फिर पब्लिक कंपनी पढ़ी, 1 पर्सन कंपनी पढ़ी, उसके बाद हमने होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी पढ़ी, एसोसिएट कंपनी पढ़ी, आज हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी, इसके अलावा हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा, इसके अलावा हमने गवर्नमेंट कंपनी के अलावा स्मॉल कंपनी पढ़ा, फॉरेन कंपनी पढ़ा, निधि कंपनी पढ़ा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हमने पढ़ी। सो ये कुल मिलाकर सारी की सारी जो आपके चैप्टर में, और एक सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड डोरमेंट कंपनी। तो ये जितनी भी कंपनीज एक्ट के आपके चैप्टर में बेटा रेलिवेंट जो डेफिनेशंस हैं टाइप ऑफ कंपनीज की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव पर बेटा आ गए हैं जहां पर कंपनीज इन कॉर्पोरेशन, कंपनी की जनरल मीटिंग्स, कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स, वो हम पढ़ेंगे बेटा। उसके लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बेटा इतना बहुत है, और आज हमने क्या कर लिया, टाइप ऑफ कंपनीज कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं बेटा छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।